हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द लॉ सीकर्स। आज की वीडियो से हम शुरू करने वाले हैं राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001। ये राजस्थान जुडिशरी का एक लोकल एक्ट है। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए। अपने दोस्तों के साथ मेरे चैनल पर मेरे वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरे आने की खबर सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका लॉन्ग टाइटल देख लेते हैं। उसमें बताया गया इट इज़ एन एक्ट टू कंट्रोल एविक्शन फ्रॉम लेटिंग ऑफ रेंट फॉर सर्टेन प्रीमाइसेस इन द स्टेट ऑफ राजस्थान एंड इंसिडेंटल मैटर्स। इसमें बताया है कि एविक्शन हम कब कर पाएँ, कब नहीं कर पाएँ, किस सिचुएशन में कर सकते हैं, किस सिचुएशन में नहीं कर सकते हैं, कब हम प्रॉपर्टी को लेट मतलब रेंट पे दे सकते हैं, कितने रेंट पे दे सकते हैं। इनसे रिलेटेड जितने भी प्रोविजन है वो राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001 के अंदर बताए गए हैं। इसमें बताया गया है बी इट एनेक्टेड बाय राजस्थान स्टेट रजिस्टर इन 52nd ईयर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो 52nd ईयर हो गया 2001। 50 के अंदर रिपब्लिक हुआ, उसका 52nd ईयर हुआ 2001। तो इसका इनेक्टमेंट तो 2001 के अंदर हो गया। अब इसमें सबसे पहले बताया गया है सेक्शन 1 के अंदर शॉर्ट टाइटल। तो शॉर्ट टाइटल यही है, दिस एक्ट में बी कॉल्ड द राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001। फिर आगे बताएगा कि एक्सटेंड कहाँ तक करेगा। इसमें बताया कि एक्सटेंड करेगा फर्स्ट इंस्टेंस के ऊपर, तो जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं उनके ऊपर, और बाद में स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा जहाँ जहाँ पे इसको लागू करना चाहे वहाँ पे लागू कर देंगे। अब ये एनफोर्स कब हुआ था? बिल्कुल सही एकदम आपका क्वेश्चन होगा। ये एनफोर्स हुआ था 1 अप्रैल 2003 पे। इस पर एसेंट प्रेसिडेंट की ली गई थी। तो प्रेसिडेंट की एसेंट दी गई थी 25 फरवरी 2003 में। फिर सेकंड सेक्शन के अंदर बात की गई है डेफिनेशंस की। तो इसमें सबसे पहली डेफिनेशन है एमिनिटीज़। एमिनिटीज़ को अगर आप ट्रांसलेट करेंगे तो इसका मतलब निकलेगा सुख सुविधाएं, कि आप जो रेंट पर प्रॉपर्टी दे रहे हो उसके साथ में क्या क्या एमिनिटीज़ दे रहे हैं, क्या क्या सुख सुविधाएं दे रहे हैं। तो ये डेफिनेशन जो ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है, इसमें बताया गया है कि इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड करेगा। इसके अंदर करेगा सप्लाई ऑफ वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, पासेज, स्टेयरकेस, नेचुरल लाइट, लेबोरेटरीज, लिफ्ट, कंजर्वेंसी, सैनिटरी सर्विसेज, टेलीफोन सर्विसेज, टीवी केबल एट्सेट्रा। तो वही जो ज़रूरी सुख सुविधाएं होती है, लाइट, पानी, बिजली, सीढ़ियाँ, केबल टीवी, टेलीविज़न, पंखे वंखे जो होते हैं, ये छोटी मोटी जो सुख सुविधाएं होती है वही आती है एमिनिटीज़ के अंदर। ये एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ ये जो शब्द बताए हैं यहीं तक सीमित है, इनसे हटके भी और सुविधाएं हो सकती है। फिर क्लॉज बी के अंदर बताया गया कि अपीलेट रेट ट्रिब्यूनल क्या होगा। इसमें इतना सा बताया है कि सेक्शन 19 के तहत जो अथॉरिटी बनाई जाएगी उसको कहेंगे अपीलेट रेट ट्रिब्यूनल। फिर सी के अंदर बताया गया है कि लैंडलॉर्ड कौन होगा। अब सी क्लॉज के अंदर बताया गया लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन। इसमें बताया कि जो व्यक्ति इस समय रिसीव कर रहा है रेंट को, या फिर रेंट को रिसीव करने के लिए एंटाइटल है खुद के लिए या फिर किसी और के बिहाफ पे, उसको भी हम लैंडलॉर्ड कहेंगे। जैसे एजेंट होता है, ट्रस्टी होते हैं, गार्जियन होते हैं, रिसीवर होते हैं, तो ये लोग किसी के बिहाफ पे रेंट लेते हैं तो ये लोग भी लैंडलॉर्ड ही माने जाएंगे। और जितने भी लोग हैं जो रेंट को रिसीव करने के लिए एंटाइटल होंगे उनको भी हम लैंडलॉर्ड कहेंगे। फिर इसमें बताया गया है डी में लीज क्या होगी। तो इसमें बोला है कि लीज जो है, जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर डिफाइंड है ना, वही डेफिनेशन हम लीज की मानेंगे। अब आप मुझे बताइए कि लीज कौन सा सेक्शन में डिफाइंड है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के। फिर ई के अंदर बताया गया म्युनिसिपल एरिया। तो इसमें बोला है कि म्युनिसिपल एरिया वो होगा जो राजस्थान म्युनिसिपलिटीज एक्ट 2009 के तहत म्युनिसिपल एरिया बताया गया है। आगे बताया गया प्रीमाइसेस क्या होंगी। इसमें सबसे पहले बताया गया है कि प्रीमाइसेस के अंदर लैंड इंक्लूड करेगा, लेकिन लैंड वो होगा जो एग्रीकल्चरल पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं किया जा रहा। फिर आगे बताया गया कोई भी बिल्डिंग जो फार्म बिल्डिंग को छोड़ के, फार्म बिल्डिंग जो होती है उसको छोड़ के कोई भी अगर बिल्डिंग है जो कि रेजिडेंशियल या कमर्शियल पर्पज़ के लिए लेट की जाएगी उसको हम यहाँ पे प्रीमाइस मानेंगे। अब उस बिल्डिंग के अंदर क्या क्या इंक्लूड करेगा इसमें बताया गया। उस बिल्डिंग के अंदर जो भी गार्डन्स होंगे, ग्राउंड है, अगर गोडाउन है तो वो भी इंक्लूड होगा, कोई अगर गैरेज है या फिर कोई आउट हाउस जो होते हैं वो भी उस बिल्डिंग के अंदर इंक्लूडेड होंगे। फिर ये बताया गया है कि अगर उस बिल्डिंग के साथ में यूज़ में लेने के लिए कोई अगर फर्नीचर भी सप्लाई किया गया है ना, उस फर्नीचर को भी बिल्डिंग का हिस्सा माना जाएगा। फिर आगे बताया गया है कि अगर कोई चीज़ एफिक्स की गई है उस बिल्डिंग के अंदर या कोई एम्यूनिटीज़ प्रोवाइड की गई है उसको भी हम बिल्डिंग के अंदर ही मानेंगे। इसमें क्या क्या आ जाएंगे, जैसे लाइट, पंखे हो गए, पानी हो गया, नल हो गए, ये सब घर के साथ में जुड़े हुए होते हैं तो इनको भी हम बिल्डिंग के अंदर इंक्लूड कर लेंगे। और साथ ही बताया गया कि अगर उस बिल्डिंग के साथ में कोई लैंड जुड़ा हुआ है और उसको भी हमने लेट किया हुआ है, उसको भी अगर हमने किराए पे दिया हुआ है तो उसको भी हम बिल्डिंग का हिस्सा ही मानेंगे।
लेकिन इसके अंदर इंपॉर्टेंट अपन को याद रखना है क्या क्या चीज़ें इंक्लूड नहीं होगी। इसमें बोला गया है कि अगर आपने किराए पे होटल में कोई रूम लिया है तो वो उस बिल्डिंग की डेफिनेशन में नहीं आएगा। अगर आप कोई धर्मशाला में रुके हुए हैं तो धर्मशाला का भी आप कमरा लेते हैं तो उसको भी हम यहाँ पे बिल्डिंग में नहीं मानेंगे। लॉजिंग हाउस में अगर आप रुके हुए हैं या फिर कोई बोर्डिंग हाउस के अंदर या हॉस्टल में आप रह रहे हैं ना, तो उसको हम यहाँ पे बिल्डिंग के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इन सब चीज़ों के ऊपर राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट भी लागू नहीं होगा। कि आप जानते हैं और आपने सुना भी होगा कि अगर आपने किराए पे घर लिया है, अगर आप किसी बिल्डिंग के अंदर एक कमरा किराए पे लिया है तो ये बोलते हैं कि छत तो हमेशा मकान मालिक की ही होती है। तो एक्सप्लेनेशन के अंदर ये बताया गया है कि अगर आपने कोई प्रीमाइसेस अगर रेंट पे ली है तो उसकी अगर जो टॉप रूफ है उससे रिलेटेड आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्री नहीं किया हुआ तो ऐसा माना जाएगा कि वो जो टॉप रूफ है वो टेनेंट को नहीं दी गई है। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्री कर लिया है तो आप छत का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्री नहीं किया तो छत आपकी टेनेंसी के अंदर नहीं होगी। फिर आगे बताया गया कि रेंट अथॉरिटी कौन सी होगी। रेंट अथॉरिटी वही होगी जो सेक्शन 22A के अंदर अपॉइंट की गई। रेंट ट्रिब्यूनल क्या होगा? रेंट ट्रिब्यूनल वो होगा जो सेक्शन 13 की तरह अपॉइंट किया गया। आगे बताया गया कि सीनियर सिटीजन कौन होंगे। आपको पता है जो इंडियन सिटीजन है और जिनकी एज 65 ईयर्स से ज़्यादा है उनको हम सीनियर सिटीजन मानते हैं। फिर आगे बताया गया कि टीनेंट कौन होगा। तो इसमें बताया कि टीनेंट वो व्यक्ति होगा जो रेंट पे कर रहा है या जिसके बिहाफ पे रेंट पे किया जा रहा है। आगे इसमें भी बताया गया कि जो व्यक्ति जिसकी टेनेंसी खत्म हो गई है लेकिन उसके बाद में भी बरकरार है पोजीशन पे और वहाँ पर रह रहा है, उस व्यक्ति को भी टेनेंट ही माना जाएगा। लेकिन ऐसा जो रह रहा है वो किसी ऑर्डर के पास होने के बाद भी नहीं होगा। मतलब कोई जजमेंट आ गया और उसके बाद में वो बना हुआ है तो तब उसको टेनेंट नहीं माना जाएगा। फिर आगे बताया गया कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है जो सबसेक्शन 1 के अंदर हमने बताया टेनेंट होगा, तो उसकी मृत्यु के ऊपर अगर रेजिडेंशियल हाउस था तो उसका जो लिविंग स्पाउस है उसको टेनेंट मानेंगे। उसका जो बेटा है, उसकी जो बेटी है, माता पिता जो उसके साथ में रह रहे हैं उनको भी टेनेंट ही मानेंगे। और अगर रेजिडेंशियल पर्पस के लिए नहीं, कमर्शियल पर्पस के लिए आपने प्रॉपर्टी दी थी तो उस व्यक्ति की मृत्यु के वक्त तक उसका जो स्पाउस है, बेटा बेटी माता पिता जो उसके साथ में कमर्शियल काम करते बिजनेस कर रहे थे, उन व्यक्तियों को भी टेनेंट मान लिया जाएगा। फिर आगे बताया गया कि ट्रिब्यूनल क्या होगी। तो केस को देखते हुए जो अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल है या जो रेंट ट्रिब्यूनल है उन्हीं को हम ट्रिब्यूनल मान लेंगे। आगे सेक्शन 3 के अंदर बताया गया कि कुछ प्रीमाइसेस है, कुछ बिल्डिंग्स है, कुछ लैंड है जिनके ऊपर चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 लागू नहीं होगा। उसमें आपको याद रखना है कि 2017 का अमेंडमेंट एक्ट जो आया था उसके अंदर जो सबसेक्शन 1, 2, 3 है, क्लॉज 1, 2, 3 जो है उनको हटा दिया गया, उनको ओमिट कर दिया गया है। लेकिन अगर आपके पास कानून प्रकाशक का बैरेक्ट है जैसे मेरे पास है, उसके अंदर जो क्लॉज 3 के सब क्लॉज A, B, C है उनको उन्होंने नहीं हटाया है, उन्होंने गलती कर दी है, उसको मैंने सुधार लिया है, आप भी सुधार लीजिए, उनको पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो ये याद रखना है कि क्लॉज 1, 2, 3 है उनको हटा दिया गया है। अब आगे देखना है क्लॉज 4 के अंदर बताया गया है कि अगर कोई प्रीमाइसेस जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर कोई लोकल अथॉरिटी है अगर उसकी प्रीमाइसेस है और उसको लेट किया हुआ है तो उसके ऊपर चैप्टर 2 एंड 3 लागू नहीं होंगे। फिर बताया गया कि अगर सेंट्रल एक्ट या राजस्थान एक्ट के द्वारा कोई बॉडी कॉर्पोरेट है उसको बनाया गया है तो उसकी अगर कोई बिल्डिंग है तो उसके ऊपर चैप्टर 2 एंड 3 लागू नहीं होगा। फिर आगे बताया गया कि गवर्नमेंट कंपनी की कोई प्रीमाइसेस है। गवर्नमेंट कंपनी कौन सी? जो कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर सेक्शन 670 के अंदर डिफाइन की गई है, अगर उसकी कोई प्रॉपर्टी है उसके ऊपर चैप्टर 2 एंड 3 लागू नहीं होंगे। आपको याद रखना है कि ये भी नया एक्ट आ चुका है 2013 के अंदर। तो कंपनीज एक्ट 2013 की सेक्शन 2 के सबसेक्शन 45 के अंदर गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन अब आ चुकी है, ये भी आप नोट कर लीजिए। फिर बताया गया है कि स्टेट का एक देवस्थान डिपार्टमेंट होता है, उससे अगर कोई जुड़ी हुई कोई बिल्डिंग है, उसकी अगर कोई बिल्डिंग है उसके ऊपर भी लागू नहीं होगा। ये याद रखना है कि ये जो डिपार्टमेंट की बिल्डिंग है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट होनी चाहिए। और वक्फ एक्ट के अंदर कोई अगर प्रीमाइसेस रजिस्टर्ड हो रखी है, कोई वक्फ अगर रजिस्टर्ड हो रखी है तो उससे रिलेटेड जो प्रीमाइसेस है उसके ऊपर भी चैप्टर 2 एंड 3 लागू नहीं होंगे। फिर आगे बताया गया कि अगर कोई प्रीमाइसेस जो किसी रिलीजियस चैरिटेबल या एजुकेशनल ट्रस्ट जो है उससे अगर जुड़ी गई है जो राजस्थान गवर्नमेंट ने अपने नोटिफिकेशन के अंदर बता रखी है तो उनके ऊपर भी लागू नहीं होगा। फिर अगर कोई यूनिवर्सिटी है तो वो यूनिवर्सिटी जिस लॉ के द्वारा अगर बनाई गई है, जो इन्फोर्स्ड है, अगर उसकी कोई प्रीमाइसेस है तो उसके ऊपर भी राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट का चैप्टर 2 एंड 3 लागू नहीं होगा। फिर आगे बताया गया कि कुछ आपने मल्टीनेशनल कंपनी को या फिर अगर आपने किसी बैंक को, किसी PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को अगर आपने कोई प्रॉपर्टी दे रखी है और उसका जो बिल्ड अप शेयर कैपिटल है वो 1 करोड़ या उससे ज़्यादा का है तो उसकी जो प्रीमाइसेस है उसके ऊपर भी राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट का चैप्टर 2 एंड 3 लागू नहीं होगा। अब इसके अंदर आपको और सुविधा दे दी गई है। अब इसमें बोला है कि जो बैंक वर्ड यूज़ किया है वो बैंक कौन कौन से होंगे। इसमें बताया गया है कि जो SBI बैंक है, जो SBI एक्ट
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955 के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, उसको हम बैंक मानेंगे। कोई सब्सिडरी बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सब्सिडरी बैंक एक्ट 1959 के द्वारा बनाया गया है, वो भी बैंक मानेंगे। या फिर कोई करस्पॉन्डिंग न्यू बैंक, कोई करस्पॉन्डिंग जो नया बैंक है जो कि कॉन्स्टिट्यूट किया गया है सेक्शन 3 ऑफ बैंकिंग कंपनी एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट 1970, या फिर सेक्शन 3 ऑफ बैंकिंग कंपनीज एक्ट एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट 1980 के तहत अगर कोई करस्पॉन्डिंग नया बैंक बनाया गया है तो उसको भी हम बैंक मानेंगे। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सेक्शन 2 के क्लॉज ई के तहत अगर कोई शेड्यूल बैंक बना दिया गया है किसी बैंक को तो उसको भी हम बैंक मानेंगे। फिर आगे बताइएगा कि और कुछ प्रीमाइसेस जिनके ऊपर ये चैप्टर 2 और 3 लागू नहीं होगा, वो कौन सी है कि किसी फॉरेन सिटीजन को या फिर किसी फॉरेन कंट्री की एम्बेसी को या फिर हाई कमीशन, लीगेशन और किसी दूसरी फॉरेन स्टेट की बॉडी को अगर आपने कोई प्रीमाइसेस रेंट पे दे रखी है उसके ऊपर भी रेंट कंट्रोल एक्ट का चैप्टर 2 और 3 लागू नहीं होगा। ये तो हो गई आपकी डेफिनेशंस और किस किस के ऊपर लागू होगा, किसके ऊपर लागू नहीं होगा। अब रेंट होगा कितना ये देख लेते हैं। तो चैप्टर 1 के अंदर जो सेक्शन 4 है उसके अंदर ये बताया गया है कि रेंट जो होगा ना वो दोनों पार्टी जो एग्री करेंगी, कोई स्पेसिफिक रेंट नहीं बताया, कोई स्पेसिफिक अमाउंट नहीं बताया है, यहाँ पे इतना सा बोला है कि दोनों पार्टीज लैंडलॉर्ड और टीनेट मिलके जो रेंट तय करेंगे ना वही रेंट होगा। और इसमें यह भी बताया गया कि अगर जो एम्यूनिटीज़ आप देंगे उसके लिए अगर आपने अलग से चार्ज अगर कुछ मांगा है, जैसे केबल के लिए आपने बोला है कि केबल आप देखेंगे, मैंने केबल ले रखी है, उसके आपको मुझे 200 रुपये देने होंगे, तो ये जो 200 रुपये होंगे ना वो रेंट के अंदर इंक्लूडेड नहीं होंगे, ये अलग से चार्ज होंगे। तो आपको याद रखना है कि रेंट दोनों मिलकर तय करेंगे और एम्यूनिटीज़ के लिए भी वो अलग से तय कर सकते हैं, चाहे तो रेंट के अंदर इंक्लूड कर ले, लेकिन अगर आपने अलग से एम्यूनिटीज़ के लिए पैसा दिया है, जैसे आप देखते हैं कि जब भी रेंट पे देते हैं तो एक अलग से एक मीटर लगा दिया जाता है घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी के लिए कि जितना भी बिल आएगा आप भर देना, वो रेंट से अलग होगा। तो ये प्राइम एग्जांपल है कि रेंट अलग है और एम्यूनिटी में आपको जो प्रोवाइड करा रहा है इलेक्ट्रिसिटी की, मेरे नाम पे जो बिल आएगा वो आप पे कर दिया करिएगा। फिर सेक्शन 5 के अंदर बात की गई पेमेंट एंड रेमिटेंस ऑफ रेंट बाय टीनेंट। इसमें सबसे पहले बताया गया है कि अगर आपने अदरवाइज एग्री नहीं किया तो रेंट का पे किया जाएगा जिस महीने का आपको रेंट देना है उस अगले महीने की 15 तारीख तक। इसमें आगे बताया गया है कि टीनेंट जो रेंट पे करेगा ना तो उसके पास राइट है कि वो उस व्यक्ति से रिसीट मांग सकता है, उसको कह सकता है कि मैंने आपको रेंट पे किया, उसकी मुझे आप रिसीट दे दीजिए। अब वो जो रिसीट होगी ना वो या तो लैंडलॉर्ड के द्वारा या उसके द्वारा जो ऑथराइज एजेंट है उसके द्वारा उस रिसीट के ऊपर साइन भी होंगे। अब आगे बताया गया कि रेंट दिया कैसे जाएगा, किस तरीके से दिया जाएगा। तो इसमें बोला है कि रेंट जो है ना वो टीनेंट लैंडलॉर्ड को या उसके एजेंट को दे सकता है, जो नीचे बताए हुए तरीके ना उन तरीके से। और कौन से देख लेते हैं कि पर्सनली पे कर सकते हैं, कैसे, डीडी से, बैंक चेक से या कैश। सेकंड, बैंक अकाउंट में आप उसके डाल सकते हैं कि उसका जो बैंक अकाउंट है उसके अंदर आप रेंट पे कर सकते हैं। आगे पोस्टल ऑर्डर से भी आप दे सकते हैं, आजकल वैसे पोस्टल ऑर्डर ज़्यादा यूज़ नहीं होता है लेकिन पोस्टल ऑर्डर से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो लैंडलॉर्ड है ना उसके ऊपर एक ड्यूटी डाली गई है सबसेक्शन 4 के अंदर। इसमें बताया गया है कि ये लैंडलॉर्ड की ड्यूटी होगी, लैंडलॉर्ड शैल उसको डिस्क्लोज करने की कि ये मेरा बैंक अकाउंट है, ये इस बैंक जो है, ये जो बैंक है SBI हो गया, एक्सिस हो गया, HDFC कोई भी है, तो उस अकाउंट का मेरा ये नंबर है, इस बैंक में मेरा अकाउंट है। ये उसकी ड्यूटी होगी। या तो आप रेंट एग्रीमेंट के अंदर लिख के दीजिए या फिर आप उसको बाय नोटिस जो आप रजिस्टर्ड पोस्ट से देंगे, रजिस्टर्ड AD जो बोलते हैं, रजिस्टर्ड पोस्ट AD एक्नॉलेजमेंट ड्यू, या तो आप उससे भेजें, या तो आप रेंट एग्रीमेंट के अंदर ही लिख दीजिए या फिर आप उसको नोटिस भेजिए कि ये मेरा बैंक नंबर है, ये मेरा बैंक अकाउंट नंबर है, ये मेरा बैंक का नाम है और ये इस म्यूनिसिपल एरिया के अंदर ही बैंक है। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। जो डेफिनेशन थे आपको समझ आ गई होंगी, किन किन बिल्डिंग्स के ऊपर लागू नहीं होता वो भी आपको समझ आ गया होगा, रेंट कैसे तय होता है, कितना देना होता है, कब देना होता है, कहाँ देना होता है, ये सब आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इससे पहले कि जितने भी वीडियोज़ हैं मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दिया हुआ है, उनको भी जाकर ज़रूर चेक करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, अपने दोस्तों के साथ मेरे चैनल को और मेरे वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।